नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें। ये वीडियो मेरी उन भाइयों के लिए है जो शेयर बाजार में काम तो करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, पर समझ नहीं आता यार शुरुआत कहाँ से करें। मतलब ABCD कहाँ से लगाएं, पता नहीं चलता कहाँ से। मतलब ठीक है, जो भी है अब सब छोड़ो। अब देखो, ये सुनो, ये देखो सामने क्या दिख रहा। ये है दो बिल्डिंग, एक NSE, इधर BSE। ठीक है, ये दो एक्सचेंज है भाई जो अपने मुंबई में है, शेयर एक्सचेंज। ठीक है, अभी आपको अगर शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको अपने आप को इन शेयर एक्सचेंजर पर अपने आप को अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अब उस रजिस्टर्ड करने की प्रोसेस क्या है भैया? देखो, शेयर मार्केट में एंट्री करनी है आपको, शेयर बाजार में अपने पैसे के बदले शेयर लेने हैं किसी भी कंपनी के, तो उस एक्सचेंज पर जो कंपनियां लिस्टेड है, जैसे मान लो कोई रिलायंस कंपनी एक लिस्टेड है मेरी किसी एक्सचेंज NSE एक्सचेंज पर, जो अपना इंडिया का एक्सचेंज है, तो उस एक्सचेंज पर वो लिस्टेड है, उसके शेयर लिस्टेड है, तो मुझे उस एक्सचेंज पर अपने पैसे के बदले, पैसे के एक्सचेंज मतलब कि शेयर मिल जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सारी लाइन कर दी। अब अपने इंडिया में दो एक्सचेंज है भाई, एक NSE एक BSE। अब NSE BSE पर आप डायरेक्ट तो सौदा नहीं कर सकते, आप जाओगे ब्रोकर के थ्रू। तो आपको ढूंढना है ब्रोकर। अब मैं ब्रोकर कौन कौन से हैं, जो दो चार मोटा मोटी हैं वो मैं बता दूंगा, बाकी आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं देखो एक चीज़ दिखाऊं, ये जो एक्सचेंज का सिस्टम है ना, अपने पूरी दुनिया में हर देश के पास अपनी एक शेयर मार्केट होती है, हर देश की अपनी शेयर मार्केट है। ये देखो, ये अमेरिका के कितने सारे एक्सचेंज, ये सारे एक्सचेंज है, ये अमेरिका के NASDAQ, NYSE, ARCTC, खूब सारे हैं। कनाडा का है, ये सारे अमेरिका के, ये यूरोप के 10-12 हर कंट्री का। ठीक है, देखो कंट्री का नाम भी लिखे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना। अब ऐसे ये रे, और दूसरे यूरोप इतना बड़ा है, उसके इतने सारे 50 एक्सचेंज। ठीक है, ये अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट, दुबई का भी था उधर। अब यहाँ आ गया एशिया के, अपने एशियन जो कंट्री है एशिया की, देखो ये रे शंघाई, है ना, और कहाँ गया कंट्रोल P, और टोक्यो। अपना इधर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दिख गया, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE। ठीक है ना, तो अपने इंडिया में भैया दो एक्सचेंज है, BSE और NSE, और तीसरा है कमोडिटी का, उसका नाम है MCX। तो अपने स्टॉक्स के तो दो ही हैं, BSE NSE, जिसमें हम काम करते हैं। अब शुरुआत कैसे करनी है? एकदम सबसे पहला कदम देखो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जैसे आपके बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हो ना, इसी तरह डीमैट अकाउंट में भाई शेयर्स रखे जाते हैं। शेयर्स अब ऐसे तो है नहीं भाई कोई कॉपी किताबें रख दिया, सब ऑनलाइन है। ठीक है, जैसे आपके पेटीएम जो ऑनलाइन वॉलेट है, उसमें आपके पैसे कैसे रहे, सब डिजिटल है ना। इसी तरह शेयर्स आपके वहाँ डिजिटली सेफ रखे जाएंगे, और वो रखेंगे कैसे? आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप पैसे के बदले अपना कुछ भी शेयर लोगे, अब वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएगा। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, डीमैट अकाउंट खुलवाना है, उसमें आप दूसरी चीज़ आपको कैपिटल होना चाहिए। ये जो 3 रिक्वायरमेंट मैं दे रहा हूँ वो चाहिए भैया। देखो, डीमैट अकाउंट, कैपिटल, पैसा चाहिए, और तीसरा है नॉलेज। नॉलेज के बिना कुछ नहीं है यहाँ से। अब नॉलेज के बिना आप घुसोगे तो लॉस ही करोगे, फिर कहोगे शेयर बाजार में तो सट्टा है ना। अब इसके बाद अब देखो यार, ट्रेडिंग शेयर बाजार में होती क्या है? दो चीज़ हैं शेयर बाजार में जो लोग करते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या है, या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में मोटा मोटी 5 अंतर है। अब उन 5 अंतरों में से सबसे पहला अंतर है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड यानी कि आपको अगर तुरंत के तुरंत आज के आज ही बेचना है, 2 दिन बाद बेचना है, 3 दिन बाद बेचना, तो वो है आपका शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी को कर रहे हैं आप ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टिंग में क्या है? इन्वेस्टिंग में आपने आज कोई शेयर खरीद लिया, उसे 4 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल के लिए आपने खरीद के छोड़ दिया, तो हो गई भाई इन्वेस्टिंग। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, उस कहानी से आपका क्लियर हो जाएगा सब। भैया 2 बंदे थे, राम और श्याम। उन दोनों को कहीं से बीज मिले, हाँ बीज। अब राम ने क्या करा, बीज ले गया और बाजार में जाके बेच दिए कुछ पैसों के लिए। भाई उसे थोड़ा प्रॉफिट दिखा, उसने बेच दिए। श्याम ने उतने वही बीज अपनी खेत में जाके बो दिए। भाई 2-3 साल बाद ये उग जाएंगे, बड़ी फसल हो जाएगी, ये सब। तो अब यही चीज़ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में होती है भाई। जो इन्वेस्टिंग है वो ये है कि आपने बो दिए, आपने अपने जो बीज बोए, आपने अभी जो इन्वेस्टमेंट करी वो ग्रो होगी कुछ टाइम के बाद,
है ना, प्राइस भी बढ़ेगा उस शेयर का, उस इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ेगा भी, घट भी सकता है। ऐसे ही जैसा फसल के साथ है भाई, फसल बर्बाद भी हो सकती है। ऐसे उस ट्रेडर ने, जिसने राम ने अपना पूरी जो उसे बीज मिले तुरंत बेच दिया, उसने कर दी उसकी ट्रेडिंग, बेच दिए, पैसे मिल गए उसे। तो ये शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के हिसाब से। कैपिटल ग्रोथ, दूसरा कैपिटल ग्रोथ भाई, जो ट्रेडिंग में जो ट्रेडर है बंदा, जो ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं, उसके पैसे बनते हैं डेली, या जैसे कोई शेयर उसने आज लिया 1% आधा परसेंट की ग्रोथ पे उसने बेच दिया, यानी कि उसने अगर मान लो 100 रुपये का एक शेयर लिया, उसने 101 पे बेच दिया, तो उसकी 1% की कैपिटल ग्रोथ हुई। पर जो इन्वेस्टर है भाई, वो इन्वेस्टर काम करता है साल, 10 साल, 5 साल या 20 साल के लिए। कई बार तो ऐसे कोई कोई शेयर लेकर उसे बेचते ही नहीं, डिविडेंड खा रहे हैं, कैपिटल बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो हर तरीके से उसे फायदा ही फायदा। और यहाँ इन्वेस्टर की जो ग्रोथ होती है वो 10 गुना 20 गुना होती है। तो यानी कि भाई इन्वेस्टर की तो वेल्थ, अगर आपको सही में वेल्थ बनानी है तो इन्वेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। कैपिटल से इतना है कि आपका रोजमर्रा खर्चे निकल जाएंगे, पर अगर आपको भाई वॉरेन बफेट बनना तो इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ेगी, है ना। अब रिस्क तीसरा है, जो रिस्क इन्हें दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। भाई ट्रेडर का रिस्क ज़्यादा होता है, इन्वेस्टर का रिस्क होता है कम। ऐसे ही ट्रेडिंग में रिवार्ड भी तो ज़्यादा मिलता है। या मानने के बाद है बंदे ने महीने के 5% बना दिए, तो 5% तो यार बैंक वाला तो 6% दे पूरे साल के। तो इस तरह ट्रेडिंग में रिस्क भी ज़्यादा है, रिवार्ड भी ज़्यादा ही है। इन्वेस्टिंग में रिस्क कम है, ऐसे ही रिवार्ड भी कम है। अच्छा, अब चौथी जो इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दी, चौथी है स्किल सेट। भैया आपको पता होगा ट्रेडिंग है ना, वो एक स्किल है। स्किल कैसे है, आपको चार्ट देखना है शेयर में भैया, जब जब ऐसा चार्ट बनता है या जब जब ऐसी घटना होती है तो प्राइस गिरता है या प्राइस बढ़ता है ना। जैसे आप देख लो दिवाली के आसपास धनतेरस पे बर्तन, चांदी के बर्तन बहुत बिकते हैं, है ना। तो जो बर्तन वाली कंपनियां हैं या जो इस तरह की कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट उस टाइम बिकते होंगे, तो आप उसमें ट्रेडिंग करो। तो यह है एक स्किल जो टाइम के साथ साथ डेवलप हो जाएगी अगर आप जब ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, है ना। जब तक यार पानी में नहीं उतरते तब तक तैरना आता भी नहीं। आप कितनी किताब पढ़ लो, कितना ही यूट्यूब पे वीडियो देख लो, जब तक करोगे नहीं आने का तो है नहीं। अब इन्वेस्टिंग, भैया इन्वेस्टिंग है एक पेशेंस के साथ। आपको फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई आने वाले टाइम में इस कंपनी का भविष्य है भी या नहीं, इसका जो प्रोडक्ट आज बिक रहा है कल चलेगा भी या नहीं चलेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक, अब सारी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही, तो उनका फ्यूचर दिख रहा है। तो उनका फ्यूचर है तो यानी बैटरी वाली कंपनियों का फ्यूचर ज़्यादा है जबकि तेल वाली कंपनियों के मुकाबले, है ना। तो मोटा मोटी सोच सकता है आदमी। तो भाई इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में चार अंतर ये हो गए मोटा मोटी। पांचवा अंतर है ट्रेंड और वैल्यू। भाई ट्रेडर जो है वो करता है ट्रेंड पे भरोसा और ट्रेंड के साथ काम। यानी कि अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग में है, रिलायंस का शेयर या कोई भी एक शेयर भाग ही रहा है तो वो उसमें घुस जाएगा, कुछ पैसे बनाएगा, कुछ परसेंट गेन करेगा, निकल जाएगा। जबकि जो इन्वेस्टर है भाई वो करता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वो देखता है कंपनी में आज वैल्यू है, भले उसकी प्राइस गिर भी रही है, गिर रही डेली गिर रही, तब भी वो बैठा है कि उसे पता है इस कंपनी में तेरी वैल्यू है। ठीक है। अब आपको इसमें एंट्री करने के लिए चाहिए था डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनियां हैं जिसका नाम मैं अभी बता रहा हूं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ये 5 चीज़ चाहिए, जिसमें आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट 6 महीने का, एक कैंसिल चेक चाहिएगा, 2 फोटो चाहिए। ये 5 चीज़ चाहिए। ये 5 चीज़ होने के बाद गूगल पे सर्च कर लियो, जीरोडा, अपस्टॉक्स, 5 पैसे, ICICI डायरेक्ट। ठीक है। ये 5 कंपनियां हैं, ये 5 ब्रोकर हैं। ब्रोकर तो बहुत सारे हैं, 50 हैं, पर मैं यार अपस्टॉक से साथ काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। बढ़िया है, अपस्टॉक की चार्टिंग बढ़िया है और जीरोडा भी बढ़िया है। ये दोनों है मेरे पास, आप चाहो कोई सा भी ले लो। अब जो चार्ज आपके लगते हैं भाई अकाउंट खोलने पे, डीमैट अकाउंट खोलने पे लगेंगे AMC और अकाउंट ओपनिंग चार्ज। AMC देखो इधर, ये रहा AMC है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, आपके खाते की देखभाल करना, रख रखाव, ये सब चीज़। वो किसी की 300, किसी की 400, किसी की 500, अलग अलग है भाई, देख लियो अपना आप। अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेंगे कोई 300 से 500 रुपये डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज, ये 2 चार्ज लगते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा मांगे तो भाई दियो ना बिल्कुल भी। ठीक है, कस्टमर केयर से बात कर लो, इन 2 के अलावा कोई चार्ज नहीं लगता। अब स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने से पहले मैं बताऊं भाई, कोई भी बंदा हो स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने से पहले, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, उसे कुछ भी करना हो, उसके दिमाग में ये मोटे मोटे 3 डाउट ट्रेडर के भी आएंगे, ये मोटे मोटे जो डाउट है इन्वेस्टर के भी आएंगे। पहला डाउट जो ट्रेडर करता है कि यार मैं ट्रेड कैसे करूं, और मतलब कैसे शुरुआत कैसे करूं, कहाँ ट्रेड करूं और किस में करूं। ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्टर के भी आते हैं दिमाग में ये 3 डाउट, किस में कितना पैसा लगाऊं, किस में लगाऊं और कैसे लगाऊं।
मतलब किससे मिलूँ भाई, और कहाँ से मुझे पता चला है कि हाँ भाई इसमें आप पैसा लगा दें। तो भाई ये चीज़ तो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी खुद से। अब एक और बताऊँ, इन्वेस्टिंग आपको करनी है, हाँ इन्वेस्टिंग करनी है भाई, मुझे स्टॉक बता दो यार। अगर किसी से स्टॉक पूछोगे या अगर उसे खुद पता होता, देखिए मोटा मोटी बात है, अगर उसे खुद पता होता तो खुद ना पैसा लगा लेता, खुद ना पैसा बना लेता। तो यार ये चीज़ तो हमें खुद देखनी पड़ेगी कि अभी ट्रेंडिंग में कौन सा स्टॉक है, या फिर आने वाला भविष्य किसका है, या फिर आप जिसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो ले लो। HDFC बैंक है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इन्हें ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं भाई, जो ये वेल स्टेब्लिश्ड कंपनियां जिनका व्यापार या जिनका बिजनेस पिछले 50 साल से चल रहा है और जमी हुई हैं, हम भी उन्हीं प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं भाई ब्लू चिप कंपनियां, ब्लू चिप स्टॉक्स। आने वाले इस स्लाइड में हम देखेंगे। अभी क्या है, जैसे ट्रेडर है, ट्रेडर को ये देखना कि भाई ट्रेड क्या करना चाहिए, तो यार उस चीज़ के लिए आपको ट्रेडिंग तो सीखनी पड़ेगी, है ना, ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको खुद में खुद दिखना लगेगा कि हाँ भाई मेरा ऐसे ऐसे टेक्निकल एनालिसिस ये है, ऐसे मुझे काम करना है, ये सब चीज़ आप सीख जाओगे। पर जब तक आप यार घुसोगे नहीं, शुरुआत नहीं करोगे, कैसे पता चल जाएगा। अब इसके बाद है यार ट्रेडिंग कितने तरह की होती है भाई। ट्रेडिंग के मोटे मोटे 3 टाइप है ट्रेडिंग के। पहला इंट्राडे। इंट्राडे में भाई क्या करते हैं, हम आज के आज लिया और आज के आज ही बेच दिया, यानी 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर हमने बेच दिया। ऐसे दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं भाई, हमने आज लिया 2 दिन 3 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। जैसे मैं कहता हूँ धनतेरस वाला सीन, दिवाली पे जो बर्तन वाली कंपनियां हैं और जो इस तरह के प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां हैं, उनके शेयर ले लिए हमने दिवाली से 1 महीने पहले या दिवाली से 10 दिन पहले। इस तरह की ट्रेडिंग को बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक के लिए। तीसरी है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है भाई कुछ महीनों की पोजीशन मारते हैं, उसमें है ये भी ट्रेडिंग ही। उसमें हमने आज ले लिए, 2 महीने 3 महीने बाद उसे बेच देंगे, या जब भी हमें प्रॉफिट होगा उसमें बेच देंगे, पर इंट्राडे नहीं है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार ब्लू चिप स्टॉक्स, जिसकी मैंने अभी बात करी थी कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ब्लू चिप स्टॉक्स में ही करियो, क्योंकि यार ब्लू चिप स्टॉक्स वे हैं जिनके प्रोडक्ट बहुत बड़ी जनता उपयोग कर रही है, जिसका उपभोक्ता एक आम आदमी से लेके एक मतलब हर तबके का आदमी। जैसे ब्लू चिप स्टॉक है आपकी रिलायंस जियो, हर तरह का आदमी इस्तेमाल कर रहा है। रिलायंस जियो का प्रोडक्ट क्या है, यही टेलीफोन वाला रिलायंस जियो। दूसरा जैसे ITC के प्रोडक्ट हैं, ITC का प्रोडक्ट खाने पीने के भी हैं, ITC के होटल हैं, है ना। और एक क्वालिटी उनकी कंपनी में, उनके कंपनी के प्रोडक्ट में एक क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब ये कि जैसे कोई चीज़ ले लो, कोई कंपनी के, जैसे कहते हैं नहीं क्लासमेट की रजिस्टर, क्लासमेट ITC का प्रोडक्ट है, क्लासमेट का रजिस्टर देख लो और एक लोकल कोई ब्रांड देख लो, तो आपको वहाँ दिख जाए कि क्वालिटी कहाँ है। तो यही क्वालिटी है जिसे मैं, जो एक ब्लू चिप स्टॉक्स को आपको एक नॉर्मल कंपनी से अलग करती है। देखो भाई अपने निफ्टी का आपने नाम सुना होगा, निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी के अंदर वैसे तो 5,500 हाँ 5500 कंपनियां लिस्टेड हैं, पर जो ब्लू चिप हैं वो 120 स्टॉक, 120 कंपनियां ही ब्लू चिप हैं अपने इंडिया के अंदर, और जिसमें से निफ्टी 50 के अंदर 50 की 50 ब्लू चिप स्टॉक्स लिस्टेड हैं। और निफ्टी 50 के अंदर आपके जो 50 कंपनियां हैं ना, उनके सेक्टर भी अलग अलग है। अब सेक्टर का हो गया, सेक्टर क्या होते हैं, देखो भाई सेक्टर है आपकी तेल कंपनी का, जैसे एक IOC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब ऐसे ONGC, तो दोनों सेम सेक्टर के, दोनों ऑयल सेक्टर की हैं। ऐसे एविएशन सेक्टर है, जैसे कि कौन से है वो, जेट एयरवेज के साथ इंडिगो, इन दोनों का सेक्टर एक है। इस तरह डिसाइड होते हैं भाई सेक्टर का मतलब कि जिनका प्रोडक्ट सेम हो, वो एक सेक्टर की कंपनी हुई। और इसके बाद सेक्टर डिसाइड होगा, अपने इंडिया में मोटा मोटी 22 से 25 सेक्टर हैं अलग अलग। तो आप अपने पोर्टफोलियो जो आपके स्टॉक्स हैं जिसमें आपने पैसा लगा रखा, उसे कभी भी एक कंपनी है, एक तरह की कंपनी में मत लगाइए। उससे क्या होगा, अगर कभी घाटा हुआ या उस तरह का प्रोडक्ट नहीं चला बाजार में, तो आपका सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा हुआ है या एक ही तरह के प्रोडक्ट में लगा हुआ है, तो आपका तो सबसे ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करके चलो। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में पैसा लगा रखा है, ठीक है। सेक्टर ये हैं, जैसे IT सेक्टर हुआ, IT सेक्टर में IT सेक्टर में TCS, इन्फी, HCL टेक, ये तो हो गया IT सेक्टर की। इसके बाद कंज्यूमर सेक्टर FMCG सेक्टर में ये आते हैं, जैसे बाटा है, ITC है ना। ऑयल सेक्टर में ONGC है, और ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये सब। और फार्मा सेक्टर में सन फार्मा, ल्यूपिन, वोकहार्ड,
इस तरह कंपनियां, ये अलग अलग मैंने सेक्टर के नाम बताए। तो इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां रखो, और रखो ब्लू चिप ही। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है ना, सेफ खेलना है, तो ब्लू चिप के स्टॉक रखो। भाई मानने की बात है आपके पास पैसे कम भी हैं, कोई बात नहीं, पर ब्लू चिप में लगाओ अगर आपको सेफ्टी चाहिए। और डे ट्रेडिंग क्या है भाई? डे ट्रेडिंग यही है कि आपने इंट्राडे में, आज सुबह 9:15 पे बाजार खुलता है, देखो भाई इंडियन शेयर मार्केट 9:15 पे खुलता है और 3:30 तक चलता है। 9:15 से 3:30 तक लगभग 6 घंटे के पीरियड में आपने लेना भी है और बेचना भी है, वही डे ट्रेडिंग है। और ये मैं आपको बता दूं, सबसे भारी काम यही है डे ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में भी और वैसे भी सबसे भारी काम। दिखता बहुत आसान है कि हाँ भाई ले यार बेच दिया, फोन सा हो जाएगा, ऐसा उन्हें। देखो तीसरा क्वेश्चन है, बिफोर इन्वेस्ट शुड आई पे ऑफ माई डेट। देखो भाई जैसे नए नए लड़के हैं जिनकी अभी अभी नौकरी लगी या जिनका प्लेसमेंट हुआ, तो या आम आदमी भी वो क्या कहता है, यार मैं पैसे बचा तो रहा हूँ पर मैंने लोन ले रखा, अब पहले मैं उसकी किस्त दूं या फिर इसे इन्वेस्ट करूं। तो देखो भाई जैसे आजकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कोई हायर एजुकेशन के लिए किसी ने लोन ले लिया, मान लो कोई भी डिग्री कोर्स कर लिया, उसके बाद उसकी नौकरी लग गई, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं ना कि सबसे पहले अपना ये लोन वाला ठप्पा उतारेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि यार यूँ मेरे स्टेटस पे कलंक लग गया कि मैंने तो एजुकेशन लोन ले के अपनी पढ़ाई करी, मैं तो भाई रईस बाप की औलाद हूँ, मैं एजुकेशन लोन कैसे अपने सिर पर रख लूँगा, मैं तुरंत उतारूंगा। वो सबसे पहले 2 4 5 महीने 1 साल में तुरंत उसे उतारेगा। जबकि वो बात है, ये गलत डिसीजन है भाई तुम्हारा एजुकेशन लोन इंडिया में, एजुकेशन लोन और फार्मर लोन जो कृषि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन निकलता है, वो उसकी किस्त, उसकी इंटरेस्ट रेट सबसे कम है 12% सालाना, यानी 1% महीना। और मैं कह रहा हूँ भाई जिस देश में तुम हो, इंडिया में शेयर बाजार में आराम से 20% ही ग्रोथ कहीं नहीं गई, ठीक ठाक सी कंपनी पकड़ोगे 20% ही ग्रोथ। और कई बार तो जब मार्केट चलती है ना भाई, एक क्वार्टर में 50% भागते हैं ये वाले स्टॉक, ब्लू चिप ही। हाँ ब्लू चिप स्टॉक मैंने खुद देखे यार, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, 3 महीने के क्वार्टर, 4 क्वार्टर में पूरा साल, तो एक क्वार्टर नहीं 3 महीने में जब 30-40% भागे हुए। और कई बार ऐसे नहीं भी भागते, पर वो एक एवरेज हम लेके चलें तो आपका साल का 20% आराम से निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट से करो 20%। आप ट्रेडिंग करोगे तो यार और अच्छा कर सकते हो सीख के, है ना। तो इन्वेस्टमेंट से अगर 20 से 25% आप निकाल रहे हो, वहाँ आप 1% महीने का दे रहे हो, या साल का 12%, तो आप 8-10% की चपत अपने आप लगा रहे, नहीं लगा रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो यार, इन्वेस्टमेंट करो। आपके पास कह रहे मेरे पास बहुत कम पैसा है, आई हैव ओनली लिटिल मनी टू इन्वेस्ट, मतलब कि ये डाउट है कि भाई मेरे पास तो बहुत कम पैसे, मेरे पास तो महीने के 2-4 हज़ार रुपये बचते। तो कोई बात नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर। जब तू करेगा 1-2 साल में, जब तेरे 50,000 1 लाख रुपए हो जाएंगे ना इकट्ठे, और कुछ शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो जब पैसे इकट्ठे होते दिखे ना, मतलब 1-2 लाख रुपए हो गए, तो इंसान का अंदर से ही खुद मन करने लगे, हाँ यार मैं तो इन्वेस्टमेंट करूँगा, इसमें तो मुझे पैसे बन रहे, ठीक है ना भाई, शुरू कर। अब कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी तो उसका इवेल्युएशन कैसे करोगे आप? मतलब इवेल्युएशन का मतलब ये है कि आपके पास अभी 10,000 रुपये पड़े मान लो, तो आप उसे गोल्ड में लगाओगे या इंडेक्स में लगाओगे या फिर इक्विटी में लगाओगे। तो देखो भाई आपकी एज के अकॉर्डिंग, मतलब आप अगर यंग हो तो आप इक्विटी में लगाओ, डायरेक्ट इक्विटी में लगाओ। आप टाइम दे सकते हो सीखने का, ठीक है, तो आप इक्विटी में निवेश करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप कर सकते हो, इंडेक्स फंड के थ्रू भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट इंडेक्स में भी लगा सकते हो। तरीके बहुत हैं भाई, शुरुआत करो। पर अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी के थ्रू जाओ, सीखो कंपनी का, देखो कि इसका फ्यूचर है नहीं है, किस तरह का मैनेजमेंट है, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, है ना। तो इस तरह आप इक्विटी के थ्रू, आप सबसे ज़्यादा कमाई इक्विटी के थ्रू ही है, रिस्क भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होगा आपका इक्विटी का इन्वेस्टमेंट। देखो यार एडवाइस की बात मैं करूं, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस, देख ऐसा तो यार एडवाइजर कंपनियां हैं, पर उन एडवाइजर कंपनियों का मेन ध्येय है उनकी कमाई, जो एडवाइजिंग के थ्रू आ रही है। तो यार अगर कोई बंदा, इंसान का इंटरेस्ट आपके होने वाले प्रॉफिट से ना हो के आपके उसका प्रोडक्ट बेचने में है, मतलब कि आप अगर, मैं मान लो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ और मेरे से आप लेना है इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि भाई संदीप मैं कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊँ, मैं कहूँ भाई एक फ़ीस देनी पड़ेगी मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और फिर मैं आपको बता दूँ। तो यार अगर आप उसे पैसे दे रहे हो, गारंटी कुछ नहीं होती यहाँ पे, यहाँ पता किसी को नहीं है, सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत रिसर्च करके, यार गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो भाई, सब कुछ इतना आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ है, फ़ोन पे सब कुछ है, आप खुद से भी अपनी एडवाइस ठीक ठाक लगा सकते हो,
ऐसा कुछ नहीं कोई एडवाइसर है उसने 100% लिख के दे दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी एडवाइस 100% ऑफ टाइम चलता नहीं है, हमेशा कोई एडवाइजर नहीं चलता, चाहे वो टीवी पे बैठा हो, चाहे टीवी पर रोज भी आता हो तो भी। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम, अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट का टाइम तो देखिए यार कुछ नहीं है। मानने की बात है मैंने या आपने आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 1 महीने बाद मान लो घट गया बढ़ गए तो कोई नहीं रोक रहा निकालने से, अगर आपको ज़रूरत है तो निकाल लो, ठीक है। यहाँ कोई एफडी तो हो नहीं गई कि भाई तोड़ दोगे या ऐसा कुछ ब्याज लग जाए पेनल्टी, कुछ नहीं होता। इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने अगर 100 रुपये लगाए, कल अगर आपके 100 रुपये कुछ नहीं बने कुछ नहीं घटे तो आप 100 निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने टाइम के लिए यहाँ बंद जाएंगे, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो भाई लोगों के दिमाग में चढ़े हुए हैं जिनसे लोग डरे। देखो लोग कहते हैं भाई शेयर मार्केट तो सट्टा है, तो भाई मैं कहूँ सट्टा नहीं है, पर लोगों ने सट्टा बना दिया। अब सट्टा कैसे बना दिया, जब हम कहते हैं भाई कुछ सीख लो आप, यार लोग आते हैं पैसा लेके शेयर मार्केट में, पैसा दिखता है भाई यहाँ पैसे की चकाचौंध, लोगों को बनना है बहुत जल्दी अमीर, सब्र नाम की चीज़ नहीं है। गैमलिंग क्या हो जा कि मान लो 10,000 रुपये लेकर आए, अब वो क्या करेगा, ट्रेडिंग करेगा और लीवरेज के साथ करेगा। 10,000 रुपये की से पर लीवरेज लेगा 10 गुना, 1 लाख रुपए का सौदा मारेगा, इंट्राडे में काम करेगा, क्या होगा, लॉस होगा। और दूसरी बात गैमलिंग के साथ यहाँ क्या क्या है कि भैया मुझे फिक्स रिटर्न कितना मिल सके। जैसे मैं किसी को एडवाइस कर रहा भाई इन्वेस्टमेंट कर ले, तो उसका क्वेश्चन रहेगा मुझे कितने टाइम में कितना मिलेगा। यार देख एफडी नहीं है, और मैं अब भी कह रहा हूँ एफडी कर दे, अगर तुझे फिक्स चाहिए फिक्स रिटर्न तो कर ले एफडी, 7 साल में डबल हो जाएंगे, 7 साल में डबल हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो 10 साल में 5-5 गुना हुए हैं। अगर यकीन ना हो तो आयशर मोटर का चार्ट देख लियो, सन 2000 से लेके अब तक पिछले 20 साल में भाई साहब स्टॉक कितना भागा, ठीक है, 500 गुना स्टॉक भाग चुका। आयशर मोटर एक नहीं बहुत सारे अलग अलग कंपनियों का नाम है, मैं कितने गिनूं, बहुत है जो मल्टी बैगर बन गए। मल्टी बैगर का मतलब पता क्या हो, मल्टी बैगर वो है भाई जो अपनी वैल्यू से 50 गुना 100 गुना हो गया, वो है मल्टी बैगर, ठीक है ना। कोई चीज़ हमने 30 रुपये में ली थी आज वो 3,000 की होगी, ऐसी भी है, हुई भी है, यहाँ पे है निफ्टी 50 में ही है बहुत सारी कंपनियां, ठीक है। अब कहोगे यार कहाँ से स्टार्ट करूँ, देखो भाई स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले कहता डीमैट अकाउंट खुलवा लो अपना। इन्वेस्टमेंट से अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क कम रहेगा, आप सीखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो हमें स्टार्ट वहाँ से करना है, डीमैट अकाउंट खुलाओ। डीमैट अकाउंट से पहले मैंने आपको बता दी जो 4-5 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो कंपनी के नाम में मैंने बता दिया, आप गूगल कर लो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो उनसे, 1 हफ्ते में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाएगा। शुरुआत करो 1,000 रुपये से, या अपने हिसाब से आपको 5,000 है 5,000 से कर लो, कोई रोक तो रहा नहीं ना, कुछ ऐसी बाउंडेशन है कि कम से कम इतने रुपये चाहिए, हाँ भाई ऐसी कोई बाउंडेशन भी नहीं है, ठीक है। अब सीखोगे कहाँ से, सीखने के लिए भाई देख यूट्यूब भरी पड़ी है वीडियो से, गूगल करो, ब्लॉग्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, पीडीएफ इतनी बुक पढ़ी यार गूगल पे पढ़ो, उससे बहुत सीखने को मिलेगा, ठीक है। मेरी वीडियो देख लो, मैं भी अब ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सी वीडियो बनी पड़ी हैं उनसे देख लो, सीखने की एक चाह होनी चाहिए यार, कमी नहीं है कंटेंट की। इंटरनेट पर आजकल इतनी भरा पड़ा पूरा नॉलेज से। अब भाई रिस्की, हाँ भाई रिस्की तो है, देख स्टॉक मार्केट रिस्की है क्योंकि यहाँ रिवार्ड तकड़ा है तो रिस्क भी तकड़ा है। अब रिस्क कितना है, मतलब कि रिस्क कितना है, हाँ अगर रिस्क कितना पूछो मानने की बात है, आपने कोई 2,000 रुपये की चीज़ खरीद ली तो ऐसा तो है नहीं कि वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। इतना जरूर है कि कई बार ऐसा हो जा मार्केट ओवर रिएक्ट कर जा शॉर्ट टर्म में, मतलब कि कोई इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, जैसे अभी मार्च में कोरोना वायरस के टाइम पे चीज़ें अपने रेट से 50% तक गिर गई थी, पर वापस रिकवर कर गया वो, 1 महीने में वापस अपने रेट से भी ऊपर पहुंच गई। इंडेक्स भी अपना जो निफ्टी है वो भी अपने रेट से ऊपर पहुंच गया, ठीक है। कहाँ वो 9,000 तक 885 9,000 तक पहुंच गया था मार्च में, अब वापस अपना 10-11 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच गया। तो ये शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन है भाई, इनसे डरना नहीं है, रिस्क है, पर अगर आप सोच समझ के सीख के करोगे तो रिस्क को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यार रिस्क तो हर चीज़ में है, हर चीज़ में रिस्क है यार, तुम कोई दुकान खोल लो क्या उसमें रिस्क नहीं है, हाँ हर चीज़ में अगर सीख के करोगे तो यार रिस्क कम कर सकते हो, पर यह है कि रिस्क है, हाँ रिवार्ड भी है रिस्क भी है। अब कितने से स्टार्ट करना चाहिए आपको शुरुआत, भाई इसकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं है कितने से करना चाहिए, जितने आप अफोर्ड कर सको। मानने की बात है अगर मेरी महीने की सेविंग है 10,000 रुपये, अगले बंदे की महीने की सेविंग है 50,000 रुपये, तो अगला बंदा बड़े अकाउंट से शुरुआत करेगा, मैं छोटे अकाउंट से शुरुआत करूँगा। पर मैटर ये करता है कि शुरुआत किसने करी है, यानी कि यार मैं जब तक मेरे पे 10,000 रुपये नहीं हो जाएंगे मैं करने का, भाई इससे अच्छा 1,000 रुपये महीने डालने शुरू कर दे, 500 भी कर दे बस, ऐसी कोई नहीं है, हाँ मिनिमम कुछ नहीं है,
पर इतना है कि आपको अगर मान लो 500 रुपये वाला शेयर चाहिए, 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी, तो यार 500 रुपये का शेयर तो 500 रुपये में मिलेगा ना। ऐसे अब यहाँ पे शेयर 50-50 हज़ार रुपये वाले भी हैं और 50 रुपये वाले भी हैं, ठीक है। तो ये है कि आपका जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा यार उतनी कैपिटल आपको चाहिए, है ना। बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ी कैपिटल, सीधा सवाल। वाई स्टॉक मार्केट है बैड? देखो यार इसकी बैड इमेज क्यों है स्टॉक मार्केट की? बैड इमेज यार इस वजह से है कि कुछ एक लोगों की मेंटेलिटी भी ऐसी है कि वो जब ही जावे किसी चीज़ में जब वो बिल्कुल बूम पे आए रहे। जैसे कि बिटकॉइन का पता हमें कब चला? दो यार 15-16 में, जब अपने बूम पे था। कितना था? 12-13 लाख के आसपास, मतलब 12-13-14 लाख के आसपास का रेट था एक बिटकॉइन, 12-13 लाख का। तब उस टाइम पब्लिक में बहुत न्यूज़ फैली कि बिटकॉइन बढ़ रहा है, बिटकॉइन बढ़ रहा है। तब तक तो यार वो बढ़ चुका था। उसके बाद अगले साल वो गिर गया, गिर के कहाँ तक पहुंच गया? 5-6 लाख तक पहुंच गया था। तो ऐसे शेयर मार्केट में आदमी जब आते हैं, नॉर्मली यार टेंडेंसी वही है, जहाँ हरा इंसान को जहाँ हरा भरा दिखे ना वहीं को भागे। पर ये नहीं पता कि यार जब तुम जा रहे हो उस टाइम उनके प्राइस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके। अब मत लो, अभी अगर लेना भी है तो कम लो। अब मानने की बात है, हमने 1 लाख रुपए थे हमारे पास और हमने 1 लाख ही तब लगा दी जब मार्केट अपने बूम पे थी। तो बूम के बाद तो गिरेगी तो है ही, वो गुब्बारा कभी ना कभी तो फूटेगा। वो गिरी और फिर हमने बेच दी। हमने सोचा अब तो जीरो हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देखो अगर आपको लग रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो सोच समझ के करो कि अगर कल को इसका रेट गिरा तो मैं इसे बेचने का नहीं। कंपनी में वैल्यू है, कंपनी की वैल्यू यहाँ से नहीं घटती, कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ से नहीं घटता। अगर शेयर मार्केट में उसका रेट घट गया तो ऐसा नहीं कि आम आदमी को क्या पता है। अगर मानने की बात है, पार्ले जी के बिस्कुट खा रहे हैं, पार्ले मेरी को लिस्टेड है, आप कोलगेट का मंजन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलगेट का मंजन आप शेयर का प्राइस देख के थोड़ी कर रहे हैं। कोलगेट का मंजन हम बचपन से कर रहे हैं, पता तो हमें अब चला कि उसको वो भी भाई शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। तो अगर शेयर बाजार में वो गिर रहा, उठा पटक हो रही रेट में, उससे उसके प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो बिकेगा, वो वापस अपनी वैल्यू गेन कर लेगा। तो इसलिए जो बैड इमेज बन रही, वो मैं पॉइंट पाऊँ, बैड इमेज इसलिए बन रही कि लोग गलत टाइम पे एंट्री करें और फिर गलत टाइम पे निकले। ठीक है भाई, अपने इस चीज़ पे ध्यान दो, सीख क्या करो। गैमलिंग तो तब तक ले गया जब तक आप बिना सीखे कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, मानने की बात है तो गैमलिंग ही है। आप गाड़ी भी चला लो, अगर नहीं आती चलाएं तो गैमलिंग ही है कि आप तक ठुक जा और क्या आप तक चल जा। ठीक है। अब इसके बाद है, क्या मैं बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट भाई मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि करो, फिर तो वही बात हो जाएगी, गैमलिंग वाली बात होगी। तो आप दो तरीके हैं यार। एक, या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आओ अगर सीखने का टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं होता है सबके पास टाइम सीखने का, ठीक है। और अगर है सीखने का टाइम तो भाई आप करो या सीख के करो। और चलो अब हमारे ये हो गए 8 पॉइंट। इसके बाद है वेयर कैन आई लर्न। मैं बता दिया यार, यूट्यूब है अपना, यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे किताब पढ़ लो, ना मिले किताब तो मेरे से ले लियो, मेरे पास पीडीएफ बहुत पड़ी, बस होनी चाहिए आपके अंदर। अब मैं बताऊं भाई, स्टॉक प्राइस चार्ट आपने कभी देखा हो स्टॉक मार्केट में? जैसे कभी सर्च करियो रिलायंस शेयर प्राइस, गूगल करियो, ये वीडियो देखने के बाद गूगल करियो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कहाँ गया ना ये रहा। अच्छा ये तो हमारे हो गए। हाँ देखो ऐसा कुछ दिखेगा, रिलायंस शेयर प्राइस, जब भी कभी करोगे सर्च गूगल पे, देखो ये क्या चीज़ है, ये ऐसा कुछ बढ़ रहा, ऐसा कुछ बढ़ रहा, तो ये क्या है? यही रिलायंस का प्राइस है, रिलायंस के शेयर का प्राइस। अब फिर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या हुआ अभी? देखो ये क्या लिखा, 1 डे, ठीक है। और ये 1 डे, इसके बाद 1 मंथ, अंतर दिखा कुछ 1 डे और 1 मंथ में? 1 डे 1 मंथ, और अब देखियो 1 ईयर, कुछ अंतर समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं भी समझा रहा। अब यहाँ देखो यार, मान लो ये मेरा ग्राफ है, यो मेरा नीचे लिखे 1 दिन, ये मेरा है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, ये मेरे 10 अलग अलग दिन है। अब पहले दिन मान लो किसी शेयर का प्राइस 40 था, ठीक है, अगले दिन उसका प्राइस
50 हो गया यार। इसे जो है ना मैं मोटा ले लूँ, स्केच हाइलाइटर लेज़र पॉइंटर, ठीक है, नहीं हाइलाइटर। अगले दिन उसका प्राइस मानने की बात है 50 पहुंच गया, ठीक है, और उससे अगले दिन उसका प्राइस 70 पहुंच गया, ठीक है, उससे अगले दिन उसका प्राइस फिर 40 या 45 40 आ गया, उससे अगले दिन फिर उसका प्राइस 30 आ गया, भाई बाजार है। उससे अगले दिन मान लो प्राइस खुल गया 60 पे, उससे अगले दिन खुल गया 50 पे, उससे अगले दिन खुल गया 80 पे, उससे अगले दिन 90 पे, उससे अगले दिन 100 पे। तो कुछ समझ रहे हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इस चीज को मिलाऊं, ये अगर मैं अब इस चीज को मिलाना चाहूं तो कैसा बनेगा पेन, देखो यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, ये बनेगा ना, ये बन गया। तो हर दिन का अपना अपना प्राइस है भाई, इस दिन का ये प्राइस है, इस दिन का ये प्राइस, इस दिन का ये प्राइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, ठीक है। अब मैं पहले बताऊं भाई, कोई भी शेयर का चार्ट जब पढ़ोगे तो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि कोई भी शेयर कभी जीरो नहीं होता, हर वक्त उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहे, कम हो या ज़्यादा। तो अब मैं अगर ये कहूँ तो यू क्या बन गया, यू एक शेयर के प्राइस का चार्ट बन गया भाई, कि पिछले 10 दिनों में शेयर का प्राइस ऐसे ऐसे घूमा, समझ रहे अब, ऐसे ऐसे चला भाई, बढ़ा घटा फिर बढ़ गया ये चीज़। अब इस चीज़ से ये तो समझ आ रहा है कि भाई शेयर का भाई प्राइस घट रहा बढ़ रहा, पर इससे हमें एक चीज़ नहीं समझ आ रही, वो क्या, कि मानने की बात है अगर कल के दिन शेयर का प्राइस 50 था, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे दिन 50 ही रहा होगा, हाँ है ना। तो ऐसा भाई सुबह 50 पे खुला होगा, दोपहर में 55 भी गया होगा, 60 भी गया होगा, नीचे भी होगा, 45 भी होगा, तो जरूर भाई सही बात है। तो ये 4 चीज़ होती है भाई किसी भी शेयर में, हर दिन जब उसकी ट्रेडिंग होती है, हर दिन ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 चीज़ होती हैं। तो ओपन हाई लो क्लोज का मतलब है कि जैसे मानने की बात है कोई यहाँ खुला होगा, कोई यहाँ खुला होगा 40 पे खुला होगा, तो ये ऊपर भी गया होगा, पता नहीं कहाँ तक गया होगा, दिख नहीं रहा, नीचे भी गया होगा, ठीक है, फिर कहीं बंद भी हुआ होगा रेट। तो अगर मैं इन चारों चीज़ों को जोड़ दूँ तो एक ऐसे लाइन खिंच जाएगी। अब अगर मैं कहूँ जहाँ ओपन हुआ था, जहाँ खुला था वो तो है ओपन प्राइस, जहाँ बंद हुआ वो है क्लोज प्राइस, जहाँ उसने हाई बनाया उसके रेट ने उस दिन वो है उसका हाई प्राइस, ठीक है, और जहाँ लो बनाया वो है उसका लो प्राइस। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो कैसा बन के आवेगा, ठीक है। अब ये तो है, ये है लाइन चार्ट भाई, मैं आपको पहले बता दूं ये लाइन चार्ट है शेयर के प्राइस का, एक दिन का ये इंट्राडे में कैसा मूवमेंट रहा, पूरा बढ़त रही, एक महीने में क्या रहा, बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, ये एक साल में क्या हो रहा, ये हो रहा एक साल में, देखो ठीक है, ये एक साल में। अब मैं दिखाऊं कि क्या रहा होगा, ये लाइन चार्ट है भाई, ठीक है। 1 जुलाई में इस शेयर का, यूं मान लो कोई XYZ शेयर है, 1 जुलाई में इसका प्राइस था 60 और 2 जुलाई में हो गया इसका 70, ठीक है, तीसरे जुलाई में इसका हो गया रेट 40, फिर हो गया ऐसे ही देखो 40 45 60 90, ये 10 दिन का डाटा है, 3 3 6 तीनों 10 दिन का डाटा है। अब मुझे क्योंकि लाइन चार्ट में दिक्कत क्या है, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि इस दिन शेयर ने कहाँ हाई बनाया था, कहाँ लो बनाया था। मानने की बात है मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मुझे ये देखना कि कल बाजार खुला था या कोई शेयर, किसी कंपनी का शेयर अगर 60 पे खुला था तो उसने कहाँ कितने तो हाई तक बिका हो, कितने लो तक बिका और कहाँ पे बंद हुआ। तो ये चीज़ देखने के लिए मुझे एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, उसका नाम है कैंडल स्टिक। अब इसी चार्ट को अगर मैं कैंडल स्टिक पे दिखाऊं, देखो अगर मैं यही कैंडल स्टिक बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी, यहाँ पे यार ये इस तरह की बनेगी कुछ, कि भाई यहाँ तो हाई और इसका कहीं लो होगा तो यहाँ लो लो हाई, और यहाँ इसका रहा था ओपन और यहाँ इसका क्लोज। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक कैंडल होगी और यहाँ पे भी एक कैंडल होगी, यहाँ पे भी एक कैंडल होगी, ठीक है, हर दिन एक कैंडल होगी, मतलब कहने का यहाँ भी एक कैंडल होगी, यहाँ भी एक कैंडल होगी, यहाँ भी एक कैंडल होगी। देखो मेरी ड्राइंग तो बेकार है पर फिर भी मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो समझो, यहाँ भी एक कैंडल होगी, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखेंगे अगर कैंडल चार्ट बनता तो कैसा बनता, तो कैंडल चार्ट ऐसा बनता, सेम वही डाटा है, देखो यहाँ पे 60 पे खुला, नहीं 40 पे खुला, 60 पे बंद हुआ, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 50 पे खुला, 70 पे बंद हुआ, उसका देखो यहाँ पे हाई, ये इसका लो, ये इसका लो, ये इसका हाई। जो इस बॉडी का जो ये जो चीज़ है ना, ये काली और सफ़ेद, डार्क और वाइट,
वाइट और डार्क यानी वाइट और ब्लैक। तो ये है भैया कैंडल स्टिक पूरी, ये सारी कैंडल स्टिक हैं अलग अलग, इनकी शेप और साइज अलग अलग रहे, पर इनके रंग एक ही, रंग दो ही हैं यहाँ पे, ग्रीन या फिर रेड। और ब्लैक एंड व्हाइट में करें तो ब्लैक या फिर व्हाइट, दो ही रंग रहेंगे, पर कैंडल स्टिक अलग अलग। देखो ये सारी अलग अलग हैं, किसी में ऊपर ये चोटी सी निकल रही, किसी में नहीं निकल रही। तो अब ये क्या चीज़ है, अब इसे भी समझेंगे हम कैंडल स्टिक की इरेज। और अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ से तो बड़ी लंबी इसकी क्या रही रेंज, मतलब 40 से चला 60 तक गया। और यहाँ पे देखो तो कुछ भी नहीं यार, जहाँ खुला वहीं के वहीं क्लोज हो गया, और कैंडल भी छोटी सी है। तो यानी कि इस दिन यहाँ से बाजार में कोई ज़्यादा चाल नहीं आई। ये होती है भैया चाल, हिंदी में कहें तो, और इंग्लिश में कहें तो रेंज। रेंज उस दिन रेंज स्टॉक की हाई रही। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेंज रही स्टॉक की, यहाँ पे भी रेंज बढ़िया रही, देखो काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी रेंज बढ़िया रही, यहाँ भी, ये सबकी रेंज बढ़िया रही। सबसे शॉर्ट रेंज कैंडल है, सबसे शॉर्ट रेंज, छोटी रेंज वाला दिन रहा यो। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलेंगे। कैंडल स्टिक के बारे में मैं बताऊं यार, पुराने ज़माने में, अब से 300-400 साल पहले जापानियों ने कैंडल स्टिक की खोज करी थी, शुरुआत करी थी। फिर वहाँ से कुछ यूएस के ट्रेडर्स चले गए, उन्होंने सीख ली, फिर जो चीज़ भाई अमेरिका में आ गई वो सब पे आ गई। तो वहाँ से ट्रेडिंग की शुरुआत, ट्रेडिंग में इसका यूज़ होना शुरू हुआ। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, कैंडल स्टिक यूज़ नहीं करता था कोई। अच्छा, तो कैंडल स्टिक के बारे में मैं कहूँगा भाई, कैंडल स्टिक के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग का मतलब शॉर्ट टर्म कर लो, चाहे इंट्राडे कर लो, चाहे वीकली कर लो। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, इन्वेस्टमेंट में भी बहुत जरूरी है कैंडल स्टिक का ज्ञान होना। क्योंकि अगर मुझे यहाँ ये पता चल जाता कि यहाँ के बाद गिरा, देख रहे यहाँ पे रेट गिर गया, अगर मुझे इस कैंडल स्टिक का देख के कुछ आइडिया मिल रहा कि भाई अब जा गिरावट आवेगी, तो फिर मैं क्यों घुसूँगा। हाँ, या मुझे इस कैंडल स्टिक को देख के कोई एक आइडिया मिल रहा कि भाई यहाँ से बढ़त आने वाली, तो मैं तो ये कैंडल स्टिक देख के बाय कर लूँगा, घुस जाऊँगा। तो और ऐसा होता है भाई, ये कैंडल स्टिक प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी हद तक आने वाले दिनों का प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये वही है लाइन चार्ट, बस मैंने रंग डाल दिया इसमें, कलरफुल लाइन चार्ट है, वही है जो पहला था, ये वाला। ठीक है, लाइन चार्ट। अब यही ऐसे ही वो जो कैंडल स्टिक चार्ट है ये वाला, अब इसे ही ये देखो। ठीक है, एक ही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिए। अब क्योंकि देखो पहले ज़माने में क्या था, ब्लैक एंड वाइट था, स्क्रीन भी, कंप्यूटर भी, सब कुछ। तो कैंडल स्टिक ब्लैक का मतलब था डाउन वाली कैंडल, और वाइट का मतलब था अप वाली कैंडल। यानी जिस दिन बाजार यहाँ से खुल गया, नीचे से खुलकर ऊपर जाके बंद हुआ रेट किसी शेयर का, तो उसे वाइट कैंडल से रिप्रेजेंट करते थे। और जिस दिन जैसे खुला ऊपर, यानी 60 पे खुला और बंद हुआ उसका रेट 40 पे, तो उसे डार्क यानी ब्लैक कैंडल से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब क्योंकि अब जब ये कलरफुल जमाना है, तो आज के टाइम में वाइट कैंडल को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन से। वाइट कैंडल यानी कि बढ़त वाला दिन, यानी कि ग्रीन डे। ठीक है, अब उसे ग्रीन को शेयर बाजार की भाषा क्या है, शेयर बाजार की जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट, वो है बुलिश कैंडल, ये ग्रीन। अब बुलिश कैंडल को बुलिश क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि भाई जो बुल है ना, बुल, हाँ ये बुल जो फोटो में दिख रहा, ये जब बुल जब टक्कर मारता है ना नीचे से, तो ये ऊपर उठा दे हर चीज। तो ऐसे ही जब बुल मूवमेंट आता है किसी भी शेयर के प्राइस के अंदर, ठीक है, तो वो नीचे से ऊपर जाके बंद होती है, मतलब उसमें प्राइस बढ़ जाओ ऊपर, ऐसा समझो। ठीक है, बुल मूवमेंट आया और नीचे से ऊपर बढ़ गया। ऐसे ही दूसरी जो देखो इस भाई में बुल मूवमेंट आ गया है ना, नीचे से ऊपर उठा दिया इसे। अब दूसरी जो रेड वाली कैंडल है, यानी कि जो डार्क वाली कैंडल है, जो ऊपर खुल के यहां खुली थी, कहाँ है लेजर, देखो यहां खुली थी ये, इसका ओपन है ये और क्लोज है इसका नीचे, तो यानी कि ये डार्क कैंडल, गिरावट आई इस दिन, और इसका नाम है बियरिश कैंडल। यहां खुली नीचे बंद हुई, हाई तो देखा वही, हाई तो देखो सेम वही रहेगा जो उस दिन का हाई रहेगा। उस दिन का हाई क्या है, ये है यहाँ, इस दिन का लो क्या है, ये हाई लो तो वही रहेंगे, ऊपर वाला हाई नीचे वाला लो। पर ओपन और क्लोज डिसाइड करेगा कि कैंडलस्टिक बियर बनेगी या बुलिश बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो ग्रीन कैंडल है, उस दिन मूवमेंट ऊपर का आया, उस दिन बुलिश कैंडल है। अगर ओपन हुआ 50 पे और क्लोज हुआ 30 पे, तो क्या रहा उस दिन आई गिरावट 50 से खुल के 30 पे, 50 से 30 तक गिरावट, यानी कि बियरिश कैंडल। अब बियरिश कैंडल को बियरिश क्यों कहते हैं, तो देखो भाई यह है बियर, और बियर जब ऊपर से हमला करता है, नहीं फैक्ट है भाई, कोई कहानी नहीं है, जब बियर ऊपर से हमला करता है तो ऐसे ही करता है हमला, दोनों हाथों से ऊपर से।
ठीक है। जैसे तो जब ऊपर से हमला करता है तो हर चीज नीचे दबा दे, ऐसे ही शेयर का प्राइस भी उसका नीचे दब जा, उस दिन गिरावट आ जाए, फिर तब हम कहेंगे कि आज भाई मार्केट बियर रही या स्टॉक का बियरिश चाल रही है ना, गिरावट रही। इसे ऐसे समझो यार, समझ अपना अपना समझने का तरीका है, कैसे समझ लो, इस कहानी से समझ लो या फिर बस समझ लो, ठीक है। अब देखो लाइन ग्राफ और कैंडल ग्राफ बिल्कुल आपके आमने सामने। लाइन ग्राफ ऐसे बनेगा किसी भी शेयर का, किसी भी प्राइस का, हम सिर्फ यहाँ पे प्राइस का चार्ट बना रहे हैं भाई, ठीक है। और अगले ऐसे ही कैंडल का ग्राफ, इस दिन की कैंडल ये, इस दिन की कैंडल ये। और कैंडल हमें यार जानकारी तो ज़्यादा दे रही है, कैंडल हमें बता रही है उस दिन ओपन कहाँ हुआ था, क्लोज कहाँ हुआ, हाई कहाँ बना, लो कहाँ बना, ठीक है ना। देखो ये सब अलग अलग है, एक ही चार्ट पर अलग अलग। अब देखो, अब लाइन चार्ट का मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूँ सन फार्मा का। सन फार्मा जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है जिसकी दवाइयाँ भी लेते होंगे आप, सन फार्मा, उसका है देखो पिछले 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 महीने का प्राइस चार्ट। ये देखो गिरावट आई मार्च में, ये मार्च है, कोरोना वायरस वाली गिरावट। उसके बाद अप्रैल में कितनी तगड़ी बढ़त आई, सारी गिरावट कवर कर दी और उससे भी ऊपर चला गया, ठीक है। और अभी चल रहा है इसका रेट 480 के आसपास, देखो ये दिख रहा 480 के आसपास है ना। तो ये हो गया इसका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में सिर्फ इतना दिख रहा है कि हाँ भाई ये बढ़त आ रही, हमें नहीं दिख रहा है कि किस दिन बड़ा मूवमेंट था शेयर के अंदर, किस दिन बहुत तगड़ा मूवमेंट था, किस दिन मूवमेंट कुछ नहीं था। मूवमेंट मतलब किस दिन रेंज ज़्यादा थी, किस दिन चाल बड़ी चाल थी, किस दिन कम चाल थी, है ना। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं फिर कैंडल स्टिक। अब इसी का पिछले 6 महीने का कैंडल स्टिक का, यानी कि यही वाला चार्ट सेम हम कैंडल स्टिक में देखेंगे। ये आ गया देखो, सेम चार्ट है 1 2 3 4 5 6 महीने का। मार्च में गिरावट आई, अप्रैल में बढ़त आई। अब ये देखो, अब 1 2 3 4 5 6 7 दिनों में इसने पूरी गिरावट 2 महीने की सारी कवर कर दी। तो देख रहे कि मतलब कि इन 6 दिनों में कितना तगड़ा मूवमेंट रहा, कितनी तगड़ी इनमें ट्रेडिंग हुई कि 2 महीने की पूरी गिरावट 6 दिन में ही सारी कवर कर दी। अब ये दोनों साइड बाय साइड देख लो, देखो लाइन चार्ट है, इधर कैंडलस्टिक चार्ट है, किसमें ज़्यादा क्लियरिटी मिल रही। देखो यार, ट्रेडिंग करनी है तो कैंडलस्टिक चार्ट सीखना पड़ेगा, कैंडल्स के बारे में सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक याद करनी पड़ेगी क्योंकि भाई उनका इस्तेमाल है वहाँ पे। और लाइन चार्ट में क्या है, देखो लाइन चार्ट में एक आइडिया मिल जाए कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। मतलब कि अप ट्रेंड मतलब कि प्राइस बढ़त पे है, डाउन ट्रेंड मतलब घटत पे है, हर महीने गिर रहा, साइड मतलब कहीं नहीं जा रहा। देखो ये चीज़ यहाँ अप ट्रेंड में है, यहाँ साइडवेज है, ये साइडवेज का मतलब है कि कहीं नहीं जा रहा, प्राइस एक रेंज में चल रहा बस, ठीक है। अब देखो आने वाले टाइम में यार ये टेक्निकल टर्म्स तो सीखनी पड़ेंगी, ट्रेडिंग अगर करनी है या स्टॉक मार्केट में आपको काम करना है तो टेक्निकल टर्म्स सीखनी पड़ेंगे और सीख जाओगे, काम करते करते सीख जाओगे। मैं भी ऐसे सीखा। अब कैंडलस्टिक की एनाटॉमी, मतलब कि देखो कैंडलस्टिक में भाई 3 चीज होती हैं, मेन चीज है कैंडलस्टिक के अंदर 3। पहला विक, दूसरी बॉडी और तीसरे कलर। तो कलर तो हमने बता दिया कि बढ़त वाले दिन ग्रीन और घटत वाले दिन रेड। अब जो उसकी बॉडी और विक है तो मैं दिखा दूं भाई, ये जो कैंडलस्टिक है ना, ये कैंडलस्टिक ये बनती कैसे है। पहले देख लो, मान लो इसका ओपन यहाँ हुआ था क्योंकि व्हाइट कैंडल है यानी कि बुल कैंडल है, तो इसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। ओपन जब शुरू में सुबह हुआ होगा, ओपन यहाँ हुआ, ओपन के बाद क्या हुआ, रेट गिरा थोड़ा सा, फिर दोपहर में जब बाजार चलता रहा रेट बढ़ गया ऊपर तक गया, तो उसने एक हाई बना दिया। लो तो उसने बना दिया, जहाँ से उसने रिवर्स ले लिया वो उसका लो है, यानी उस दिन का सबसे लोएस्ट प्राइस लो, उस दिन का सबसे हाईएस्ट प्राइस हाई, फिर क्लोज हुआ यहाँ। तो अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो जहाँ उसकी बॉडी, जहाँ क्लोज और ओपन को जोड़ने से जो एक बीच में बॉडी बनी उसे कहते हैं भाई बॉडी, और जो ऊपर पूंछ से निकलेगी, नीचे पूंछ से निकलेगी, उसे कहेंगे उसकी विक। इसे समझ लो भाई, विक, बॉडी और कलर तो उसका वही है, ऊपर नीचे से बढ़ के ऊपर गया तो ग्रीन, ऊपर से नीचे डाउन बंद हुआ तो रेड। देखो ये ग्रीन रेड, ये है बॉडी, इसमें ये है बॉडी, और ये जो 2 पूंछ है ना, ये पूंछ ये है वीक, बुलिश कैंडल की वीक, बेरिश कैंडल की वीक। देखो एक चीज देख लो, ओपन ग्रीन वाली का नीचे है, रेड वाली का ऊपर है, हाई दोनों का ऊपर रहेगा, लो दोनों का नीचे रहेगा। मैं अब भी कह रहा हूँ हाई लो वही हैं जो होक रहे हैं, पर ओपन क्लोज डिसाइड करेंगे कैंडल का कलर। ओपन नीचे तो ग्रीन, ओपन ऊपर तो रेड। बुलिश बेरिश, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल, याद कर लियो भाई से, लिख लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, नोट बना लियो, 3 बार देख लियो वीडियो, पर ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब यहाँ देखो भाई, रियल बॉडी
कैंडल स्टिक की रियल बॉडी किसे कहते हैं? रियल बॉडी वो है जो ओपन और क्लोज को मिलाने से बन रही, ओपन और क्लोज, ठीक है। और ये इसका हाई, ये इसकी लो, ये है वीक। एक बार फिर से तो देखो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे सिंगल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये कुछ पैटर्न के नाम है भाई, हैमर, डोजी, एंगल्फिंग, हरामी, मारुबोजू। वैसे तो देखो लगभग हमारे पास 22 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कुछ मेन पैटर्न ये हैं जो मैं 5 नाम लिखे हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम इन कैंडलस्टिक के बारे में देखें, इनका रूल क्या है, इनका क्या रोल है, इनके साथ हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।